नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर TA, कैंप सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसके अंदर हम पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी के 60 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा रोग है जो फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। सरसों का श्वेत कीट, बाजरे की हरी बाली, या तिल की पर्णवता, या गेहूं का बंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि तिल का पर्णवता, जिसको हम फाइलोडी के नाम से जाना जाता है। ये बैगन का लिटिल लीफ और गन्ने का ग्रासी सूट व्याधि फाइटोप्थोरा द्वारा होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है। बैगन का लिटिल लीफ और गन्ने का ग्रासी सूट, ये दोनों ही किसके द्वारा होते हैं? फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। इस रोग के वाहक बहुत बार पूछा जाता है। जो वाहक मतलब फैलाने का जो कार्य करता है, वो कौन फैलाने का काम करता है? एक लीफ हॉपर फैलाने का काम करता है, दूसरा एफिड कीट फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या कहते हैं? फाइटोप्लाज्मा जो रोग है इसको फैलाने का काम करता है। लेकिन इनको नियंत्रण किसके द्वारा कर सकते हैं? इनको नियंत्रण हम कीटनाशी के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। देखेंगे, कोशिका भित्ति के आधार पर कौन सा असंगत है? इसमें से गलत बताना है, कौन सा गलत है। जीवाणु, कवक, शैवाल या स्पाइरोप्लाज्मा, इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर असंगत पूछा है, गलत पूछा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पाइरोप्लाज्मा का फाइटोप्थोरा, ये स्मॉल बैक्टीरियल ग्रुप के सदस्य हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल अनुपस्थित रहता है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। धान की फसल में ग्रासी स्मट या जिसको टुंगरो व्याधि रोग कहा जाता है किसके द्वारा होता है? फफूंद के द्वारा, वायरस द्वारा, जीवाणु द्वारा या फाइटोप्लाज्मा द्वारा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं के बीजों का अंतःबीजोड़ जिसको इंटरनल सीड बॉर्न कहा जाता है किसके कौन सा है? इसमें से बताना है। पीली रोली है या करनाल बंट है, अनावृत कंड रोग है या आवृत कंड रोग है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट है, अनावृत कंडुआ रोग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं में अनावृत कंडुआ रोग जिसको लूज स्मट के नाम से जाना जाता है कि रोकथाम किसके बीजोपचार के माध्यम से हम कर सकते हैं? ठीक है, लूज स्मट जो गेहूं के अंदर लगता है, इसकी रोकथाम बताना है। बीजोपचार किसके द्वारा कर सकते हैं? वीटावैक्स फफूंदनाशी के द्वारा, या 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक गर्म जल से उपचारित करते हैं, या सोलर हीट उपचार करते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। वीटावैक्स से भी उपचारित कर सकते हैं, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए गर्म जल से भी उपचारित कर सकते हैं, या सोलर हीट द्वारा उपचारित करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करनाल बंट का कारक कौन सी फफूंदी है? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आस्टिलेगो न्यूडा टिट्रिसाई, पक्सिनिया ग्रेमिनी टिट्रिसाई या इवोसिया इंडिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निवोसिया इंडिका। ठीक है, करनाल बंट का वाहक जो फफूंदी होती है निवोसिया इंडिका होती है, याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मृदा जनित निवेश द्रव को फसल चक्र द्वारा कम करना आता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रक्षण में, उन्मूलन में आता है, या अवॉइडेंस में आता है, या अपवर्जन में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्मूलन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 8, जीवाणुओं में रूपांतरण विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी? जीवाणुओं में रूपांतरण विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन यहाँ पर हैं, ध्यानपूर्वक देखिए ऑप्शन को। जिंडर एंड लेंडरबर्ग, वॉक्समैन या लेंडरबर्ग, टेटम या ग्रिफिथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ग्रिफिथ।
यानी कि क्वेश्चन पूछा था जीवाणुओं में रूपांतरण विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जीवाणुओं में रूपांतरण की विधि जो खोज की गई थी वो ग्रिफिथ के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सॉयल माइक्रोबायोलॉजी के लेखक हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। सॉयल माइक्रोबायोलॉजी के लेखक कौन है? मुखर्जी, राव एन एस, या पेलजार, या विश्वास और अन्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राव एन एस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए आगार का उपयोग बताने वाले कौन थे? एंटाल डिबेरी, टी.जे. वुरिल, या रॉबर्ट कोच, या पॉल एनरिच। इन चारों में से बताइए कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, रॉबर्ट कोच। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। मीजोजोमस पाए जाते हैं। ठीक है, मीजोजोमस किस में पाए जाते हैं? शैवाल में पाए जाते हैं, जीवाणु में पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, या फाइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु के अंदर पाए जाते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रीकरण की जैविक प्रकृति किसमें स्थापित की जाती है? हिल्टनर, लुई पाश्चर, या विनोग्राड्स्की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, विनोग्राड्स्की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे ओज परीक्षण, जिसको ओज टेस्ट के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कवक के लिए, जीवाणु के लिए, विषाणु के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ओज टेस्ट जो होता है वो हमेशा जीवाणु के रूप में प्रयोग किया जाता है, जीवाणु में प्रयोग लिया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैक्टीरियोफेज शब्द किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक, W.M. स्टेनले, या स्वार्ट एंड डी हर्ले, या मेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 का क्या करेक्ट होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्टार्ट एंड डी हर्ले। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक जीवाणु है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से बताना कौन सा एक बैक्टीरिया है? एस्परजिलस, पेनिसिलियम, या नाइट्रोसोमोनास, या उपरोक्त नहीं। तो इन चारों में से बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर लीजिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोसोमोनास जो है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप कीट कारक कवक कौन से जीवाणु या पुनरावृत्ति जीवाणु कहलाते हैं? यूरेडो बीजाणु, या टोलियो बीजाणु, या पिकनियो बीजाणु, या बेसिडियो बीजाणु। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यूरोडो बीजाणु। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी कवक आकृति में अलैंगिक बीजाणु बनाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कवक बताना है जो आकृति में अलैंगिक बीजाणु बनाते हैं। पिक्सिनियम, या क्लिस्टोथिलिसियम, या पिक्सीडियम, या एथोथिलियम। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, पिक्सिनिडियम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस फसल में रोग लगने से 1943 में बंगाल का अकाल पड़ा? ठीक है, बंगाल का अकाल कब? 1943 में। किस फसल में पड़ा? आलू में, गेहूं में, चावल में, मक्का में। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चावल। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 पादप बंट, जिसको बंट रोग के नाम से जाना जाता है, कारक कवक किस गण का सदस्य है? ठीक है, बंट जो कारक है या कवक है किस गण का सदस्य है ये आपको बताना है। एरीफेल्स, या प्लाज्मोडियोफेरस, या यूरिडिनेल्स, या अस्टिलेजिनेल्स। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अस्टिलेजिनेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, जी एन एग्रियोस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? ठीक है, जी एन
एग्रियोस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 था कि जी.एन. एग्रियोस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन एन इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी, या प्लांट पैथोलॉजी, या प्लांट पैथोजेंस, या इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी। इन चारों में से बताना था कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर था यहाँ पर बी ऑप्शन, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, यानी कि जी.एन. एग्रियोस द्वारा लिखित जो पुस्तक का शीर्षक था प्लांट पैथोलॉजी था। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। मलेरिया का जनक है, मलेरिया का जनक बताना है कौन सा। इसमें काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पादप कंड, जिसको स्मिट के नाम से जाना जाता है, रोग का जनक है जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। ये भी इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कवक। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं ये आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए की जो वैकेंसी आने वाली है और कैंप सुपरवाइजर दोनों में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। असहजीविता नत्रजन निवेशन के संघ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइजोबियम है, पेनिसिलियम है, एजोक्टोबैक्टर या पीथियम, इन चारों में से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, एजोक्टोबैक्टर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आलू की पछेती अगमारी के लिए प्रतिरोधक किस्म कौन सी है? कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी कुबेर, या कुफरी ज्योति। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुफरी ज्योति जो है ये आलू की पछेती अगमारी रोग के प्रतिरोधी किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण क्या है? ट्राईमिथाइल एमीन, फार्मेलिन, या फिनाइल एलेनाइन, या लाइसिन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राईमिथाइल एमीन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। कवक जो सामान्यतः जैविक कवकनाशी के काम आती है, इसमें से बताना है कौन सा कवक है जो जैविक कवकनाशी यानी कि बायोफंगिसाइड में काम आती है। पक्सिनिया, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, या फ्यूजेरियम। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 27, जीवाणु जो गंधक चक्र से जुड़ा है, ऐसा जीवाणु कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर साइकिल से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन राइजोबियम है, एजोक्टोबैक्टर है, या थायोबैसिलस है, स्यूडोमोनास है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, यानी कि थायोबैसिलस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जीवाणुओं में सामान्य अलैंगिक जनन की विधि है, इसमें से बताना जीवाणु की कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है? विभाजन द्वारा, अंतःबीजाणु द्वारा, या कोनेडियम द्वारा, या पोटी या सिस्ट द्वारा। इन चारों में से बताना है कौन सा। तो यहाँ पर विभाजन जो होता है यह अलैंगिक जनन की विधि है बैक्टीरिया की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जीवाणु जो दूध में खट्टापन करते हैं, ऐसा जीवाणु बताना है जो दूध को क्या कर देते हैं? खट्टा कर देते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलस, या क्लोस्ट्रीडियम, या प्रोटियस। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूध को खट्टा करने वाले जीवाणु होते हैं प्रोटियोकोकस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उपजाऊ कृषि भूमि में सर्वाधिक जनसंख्या होती है प्रोटोजोआ की, कवक की, जीवाणु की, या शैवाल की? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवाणु की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, क्लेमिडो बीजाणु किस वंश में बनते हैं? ठीक है, आपको बताना है क्लेमिडो जो बीजाणु होते हैं वो किस वंश से बनते हैं? सर्कोस्पोरा, राइजोक्टोनिया, या फ्यूजेरियम, या एल्ब्यूगो। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि फ्यूजेरियम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। पौधों में गांठ बनाते हैं, गाल कौन बनाते हैं, गांठ कौन बनाते हैं? जेंथोमोनास, सीडोमोनास, एर्विनिया, या एग्रोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? एग्रोबैक्टीरियम जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये गांठ बनाते हैं पौधों में। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
इंडियन फाइटोपैथोलॉजी नामक पत्रिका की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? इंडियन फाइटोपैथोलॉजी नामक पत्रिका की। बी मुंदकर ने, या जे.एफ. दस्तूर ने, या नीचे देख लेते हैं और ऑप्शन, बी मुंदकर और जे.एफ. दस्तूर ने, या ई.जे. बटलर ने, या के.सी. मेहता ने। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी मुकदर ने, मुंदकर ने। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 34 नंबर, जो सूचकांक उत्पन्न होते हैं एल्बिगो द्वारा, या स्क्लेरोसियम द्वारा, या हेलमिंथोस्पोरियम द्वारा, या क्लेरोटीनियम द्वारा। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बिगो द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सरसों के मूल गुच्छ जिसको क्लब रूट के नाम से जानते हैं का कारक क्या है? सिनकाइट्रियम, या प्लाज्मोडियोफोरा, या स्पोगोस्पोरा, या अल्टरनेरिया। तो 35 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर प्लाज्मोडियोफोरा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, सरसों के मूल गुच्छ व्याधि फफूंद में नहीं होकर एक प्लाज्मोडियम जिसको प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी से होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। रोग प्रबंध में प्रयुक्त कवक विरोधी है। ठीक है, रोग प्रबंध में प्रयुक्त कवक विरोधी कौन सा है? ट्राइकोडर्मा, न्यूरोस्पोरा, राइजोपस, या म्यूकस। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्राइकोडर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। गेहूं का काला कीट जिसको ब्लैक रस्ट के नाम से जाना जाता है, रोग का कारक है पक्सिनिया ट्राइफॉर्मिस, या पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई, पक्सिनिया रेकेंडिटा, या पक्सिनिया अरेचिस। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतःबीजाणु उत्पन्न होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी। तो 38 का देखते हैं, बेसिलस द्वारा, राइजोबियम द्वारा, या क्लेबी बैक्टीरियम द्वारा, या जेंथोमोनास द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, बेसिलस द्वारा। अंतःबीजाणु जो हमेशा उत्पन्न होते हैं बेसिलस द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट विषाणुओं का संचरण करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा कीट है जो विषाणुओं का संचरण करता है, ट्रांसमिटेड करता है? सफ़ेद मक्खी, पिंक बॉलवर्म, पॉड बोरर, या आरा मक्खी। तो इन चारों में से बताइए कौन सा। तो यहाँ पर पिंक बॉलवर्म ये तो होगा नहीं, पॉड बोरर, आरा मक्खी ये सब नहीं करते हैं। यहाँ पर सफ़ेद मक्खी जो होता है ये विषाणु जो होते हैं इनका संचरण यानी कि प्रसार का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोग इस विषाणु को पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 40, सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक क्या है? ठीक है, सोयाबीन के अंदर एक भयानक रोग लगता है, चारकोल सड़न कहा जाता है इसको। उसका कारण क्या है? कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, या सूत्रकृमि द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था में कांडवा रोग संक्रमित करता है? ठीक है, आपको बताना इसमें डिजीज जो है किस अवस्था में यह संक्रमित करता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ, दोनों ऑप्शन में से बताइए, दोनों में से एक सही होगा। पौधरोप अवस्था में ए ऑप्शन, दूसरा है भ्रूण अवस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का यहाँ पर बी ऑप्शन, भ्रूण अवस्था, एम्ब्रियो स्टेज जो होती है इसमें कंडवा रोग जो होता है अधिकतर संक्रमित होता है। ठीक है, ए यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बैगन का लघुपर्ण रोग जिसको लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के नाम से जाना जाता है, यानी कि पत्ती इसमें छोटी छोटी हो जाती हैं, तो ये किसके द्वारा होता है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ठीक है, बैगन का पूछ रहा है। कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, या फाइटोप्लाज्मा द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। अगर कपास का पूछे लिटिल लीफ तो हो जाएगा जेडन की कमी से। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, आलू की पछेती अगमरी रोग प्रतिरोधी है। ठीक है, आलू की पछेती अगमारी के लिए प्रतिरोधी किस्म बताना। इसमें से आलू की पछेती के लिए पूछ रहा, ना कि आगेती के लिए। ठीक है, तो कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी कुबेर, या कुफरी ज्योति।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो कुफरी ज्योति जो है ये पछेती जो झुलसा रोग लगता है आलू में, उसके लिए प्रतिरोधी किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गेहूं की अनावृत कंडुआ, जिसको लूज स्मेट कहा जाता है, नियंत्रण के लिए बीजोपचार होता है थीरम का, कैप्टान का, बीटावैक्स का या एगलाल का। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, बीटावैक्स का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बाजरे का तुला सीता या हरित बाली, जिसको ग्रीन ईयर के नाम से जाना जाता है, मूलतः है बीज जनित है, हवा जनित है या मृदा जनित है या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ये मृदा जनित है, मृदोड़ है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, ज्वार का कंड, ठीक है, रोग के द्वारा होता है। आपको बताना है ज्वार का जो कंडुआ रोग लगता है, जिसको ग्रेन स्मिट रोग के नाम से जाना जाता है, वो किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया ग्रेमनिस के द्वारा या स्पेसी लोथिका सोरगाई के द्वारा या स्पेसी लोथिका क्रुएंटा द्वारा या टोलिस्पोरियम हर्बेन बोआई द्वारा। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेसी लोथिका सोरगाई द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। कॉलर रोट व्याधि किस फसल से संबंधित है? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मूंग में, तिल में, सोयाबीन में या मूंगफली में? तो कॉलर रोट जो हमेशा लगता है, ये लगता है मूंगफली में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, निम्नलिखित में से स्टैग हेड अवस्था किस रोग में होती है? ठीक है, स्टैग हैंड अवस्था किस रोग में होती है? जौ की आवृत कंड, सरसों का श्वेत कीट, सरसों का क्लब रूट या गेहूं का करनाल बंट। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, सरसों का श्वेत कीट जो होता है ये होता है स्टैग हेड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रेय कीट है? गेहूं का काला कीट, गेहूं का काला कीट, गेहूं का भूरा कीट या सरसों का श्वेत कीट, अलसी का कीट। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अलसी का कीट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं अलसी का कीट एक स्वपोषी होता है, जो कि अपनी लाइफ साइकिल एक ही पोषी पौधे पर पूर्ण करता है। ठीक है, एक ही पोषी पौधे पर, केवल अलसी पर ही पूर्ण करता है, ये ध्यान देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की बीमारी जो सर्वप्रथम भारत में मित्रा 1931 द्वारा रिपोर्ट हुई थी? ठीक है, गेहूं की ऐसी कौन सी बीमारी जो सर्वप्रथम भारत में मित्रा द्वारा 1931 में रिपोर्ट की गई थी? तो ये भी एग्जामों में बहुत बार आया है। तो यहाँ देखते हैं हिल एंड बंट रोग, पत्ती कंडुआ रोग, करनाल बंट रोग या अनावृत कंडुआ रोग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करनाल बंट रोग। ठीक है, 1931 में इसको देखा गया था, किसके द्वारा? मित्रा के द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंदनाशी असर्वांगी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। रिडोमिल, EMZ72 या कार्बेंडाजिम, डाइथेनियम 45 या वीटावैक्स। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डाइथेनियम 45 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फफूंदनाशी है, असर्वांगी है। ठीक है, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से गेहूं का कौन सा कीट या रस्ट उच्च ताप पर सर्वाधिक संवेदनशील है? ठीक है, कौन सा ऐसा रस्ट है गेहूं का जो हाई टेम्परेचर पर भी संवेदनशील होता है? काला कीट, पीला कीट, भूरा कीट या उपयुक्त सभी। तो 52 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पीला कीट जो होता है ये हाई टेम्परेचर पर भी संवेदनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 53, गेहूँ का छितराकंड रोग होता है? ठीक है, लूज इसमें बताना है किसके द्वारा होता है? यूरोसिसिस्ट टेट्रिसाई द्वारा या अस्टिलोगो टेट्रिसाई द्वारा या अस्टिलागो न्यूडा द्वारा या अस्टिलागो एविनाई द्वारा। तो 53 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अस्टिलागो टेट्रिसाई द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है अस्टिलागो सीटामिनी निम्नलिखित में से किसका रोगजनक है? गेहूं का पत्ती कंडुआ रोग
गेहूं का आवृत कंडुआ रोग, या गन्ने का वेप स्मेट, या जौ का अनावृत कंडुआ रोग। तो 54 का बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गन्ने का वेप स्मेट रोग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, धान का ग्रासी स्मेट विषाणु रोग फैलाता है। ठीक है, ग्रासी स्टंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। धान का ग्रासी स्टंट विषाणु रोग फैलाता है, कौन फैलाने का काम करता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलापर वाटा लूजेंस। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नीलापर वाटा लूजेंस, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कवक एवं जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां निम्न द्वारा नियंत्रित की जा सकती हैं। ठीक है, कवक और जीवाणु द्वारा जो बीमारियां होती हैं किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ये आपको बताना है। मैनकोजेब द्वारा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड द्वारा, या टेट्रासाइक्लिन द्वारा, या एग्रीमाइसिन द्वारा। तो टेट्रासाइक्लिन द्वारा कर नहीं सकते हैं, एग्रीमाइसिन द्वारा भी, मैनकोजेब द्वारा भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शैवाल का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पैथोलॉजी, या ब्रायोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, फाइकोलॉजी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण है। तो आलू में जो पछेती झुलसा रोग लगता है अल्टरनेरिया सोलिनाई, या कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा, जेंथोमोनास विग्निकोला द्वारा, या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, वहाँ से पछेती याद रखेंगे, फाइटोप्थोरा। ठीक है, आज से आगे थी अल्टरनेरिया सोलिनाई द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संक्रामक बीमारी है, इसमें से बताना कौन सी एक संक्रामक बीमारी है। देखते हैं, कवक जनित रोग, या प्रोकैरियोट जनित रोग, या विषाणु जनित, या वायु प्रदूषित जनित रोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, वायु प्रदूषण जनित रोग, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये संक्रामक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, बोडो मिश्रण बना होता है। बोडो मिश्रण किसका किसका बना होता है ये आपको बताना है। नीला थोथा, बिना बुझा चूना, या पानी। तो ए ऑप्शन हमारा यहीं पहले ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोडो मिश्रण हमेशा नीला थोथा, बिना बुझा चूना का, या पानी से, ये तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आगे की सीरीज कराई जाएगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है मृदा जीवाणु है, या जल जीवाणु है, या वायु जीवाणु है, या बी और सी दोनों है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, तो ये बताना है, ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, मृदा जीवाणु है, मृदा जीवाणु है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। आज के क्वेश्चन यही समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को धन्यवाद।